नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल आप सबका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। आप सभी को उसके लिए पहले से ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से एग्ज़ाम देना है, बिना किसी टेंशन को दिमाग में ला दे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भड़बड़ाएंगे और जितना ज़्यादा पैनिक करेंगे उतना एग्ज़ाम बिगड़ेगा। तो बस यही मेरा कहना है कि आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। जीएस में बहुत सारे बच्चों को दो चीज़ों में दिक्कत हो रही है, करेंट अफेयर्स और साइंस। आज जो ये सेशन है उसमें सिर्फ दो तरह के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स जिसमें इंडिया का करंट अफेयर्स और बिहार का करंट अफेयर्स है, प्लस साइंस के क्वेश्चंस हैं। और तो वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं साइंस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कि हमारा पोर्शन कवर नहीं हो पा रहा है, तो आज वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज से हो सकता है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिल जाए एग्जाम हॉल में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। जल्दी स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, क्योंकि कल से आपका एग्जाम शुरू है। तो करंट अफेयर्स आपका यहाँ कवर हो जाएगा और साइंस पोर्शन भी कवर हो जाएगा। पहला है, आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनाई गई है जिन्हें अप्रैल 2025 में जिन्होंने पदभार संभाला है, वो कौन है। आरबीआई की नई उप गवर्नर कौन है जिन्होंने अप्रैल 2025 में पदभार संभाला है, बताइए कौन है। ऑप्शन है रघुराम राजन जी, मिथिका गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी और निर्मला सीतारमण जी। तो आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनाई गई है पूनम गुप्ता जी। कौन बनाई गई है, याद रखिएगा, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। कौन है, संजय मल्होत्रा जी। राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। कौन है आरबीआई के नए गवर्नर, संजय मल्होत्रा जी हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो संजय मल्होत्रा कौन है, आरबीआई के गवर्नर। ये गवर्नर है, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सवाल ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन है और ऑप्शन में दिया रहे संजय मल्होत्रा, तो प्लीज संजय मल्होत्रा लगा के मत आइएगा, क्योंकि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं। और डिप्टी गवर्नर कौन बनाई गई है, चूंकि अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इस वजह से ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। पूनम गुप्ता जी आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी है। आरबीआई स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन से एक्ट के अंतर्गत, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934, ये बात आपको याद रखनी। क्लियर। चलिए, तो आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनाई गई है, पूनम गुप्ता जी। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है। मान लीजिए पूछ लिया कि आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन है और दो ऑप्शन है आपके सामने, पूनम गुप्ता और संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा लगा के नहीं आना है। क्यों, क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर है, ना कि डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर कौन है, पूनम गुप्ता जी। 2025 में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के पत्रकार कौन हैं, 2025 में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के कौन से पत्रकार हैं। नीरजा देवी, भीम सिंह भावेश, सुशील कुमार और रश्मि सिन्हा। देखिए, पद्मश्री जो पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए इस बार इसलिए महत्वपूर्ण है ये सवाल क्योंकि बिहार से मिला हुआ है इन्हें पद्मश्री। तो बिहार पुलिस का एग्जाम है तो ये क्वेश्चंस आना ही आना है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का पुरस्कार है और ये किसी को दिया गया है तो उससे सवाल ना हो नहीं सकता। तो किन्हें भी दिया गया है पद्मश्री, इस बार बिहार के पत्रकार भीम सिंह भावेश जी को पद्मश्री दिया गया है। क्यों दिया गया है, शिक्षा के लिए। मशहूर समुदाय है एक, मुसहर समुदाय, उनकी शिक्षा के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है। उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। समुदाय, मुसहर समुदाय है, उनकी शिक्षा के लिए भीम सिंह भावेश जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। और ये समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, इस वजह से इनके प्रयासों के लिए इन्हें क्या दिया गया है इस बार, पद्मश्री। भीम सिंह भावेश क्या है, भीम सिंह भावेश पेशे से एक पत्रकार है। आपको ये बात भी याद रखना है, पूछ सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित भीम सिंह भावेश क्या है, पेशे से क्या है, तो वो पेशे से एक पत्रकार हैं। दे देगा आपको, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या लगा के आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने नोटिस नहीं किया है कि यहाँ पे पत्रकार लिखा हुआ है। ये मैं छोटी छोटी चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और वो एक नंबर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आता है। भीम सिंह भावेश आप पढ़ के गए हैं, आपको पता है कि मुसहर समुदाय की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन मान लीजिए सवाल आ जाए कि पद्मश्री से सम्मानित भीम सिंह भावेश जी पेशे से क्या हैं, तो और सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार और शिक्षक ऑप्शन दिया हुआ है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या लगा के आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तभी तो मुसहर समुदाय की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया।
लेकिन नहीं, पेशे से वो पत्रकार हैं, तो उनका पेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है ये। क्लियर? तो भीम सिंह भावेश जी क्या है? पत्रकार है, मुसहर समुदाय के लिए काम किया है। एक संस्था है नई आशा, उसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो भीम सिंह भावेश जी को क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला सवाल, जिंजी किला किस राज्य में स्थित है? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, बिहार पुलिस के अभी चलने हैं एग्जाम, तो हो सकता है कि ये सवाल पूछ ले कि जो जिंजी किला है वो किस राज्य में स्थित है। क्यों? क्योंकि जिंजी किला को अभी 2 दिन पहले ही यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? यूनेस्को साइट। और जिंजी किला कहाँ है बताइए? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो जिंजी किला है तमिलनाडु के विल्लुपुरम में। कहाँ? तमिलनाडु के विल्लुपुरम में। और जो मराठा जो संस्कृति है, मराठा के से रिलेटेड जो किले हैं उनसे संबंधित ये किला है। इसे जो ईस्ट का ट्रॉय भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व का में जो अभेद्य किले हैं, जिनको भेदा नहीं जा सकता है, उनमें से ये एक है। क्लियर? तो क्या कहा जाता है इसको? ईस्ट का ट्रॉय भी कहा जाता है, पूर्व का ट्रॉय भी बोला जाता है। सवाल पूछ सकता है कि पूर्व का ट्रॉय किसे कहा जाता है, किस किले को? तो जिंजी किले को कहा जाता है, याद रखिएगा। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही इसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल वो ये बन जाता है कि ये किस राज्य में है। तो किस राज्य में है? ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम में है। और इसको बाद में फिर संरक्षण भी दिया था, इस किले का जो निर्माण है दोबारा वो करवाया था। इसको जैसे वो किला थोड़ा सा ध्वस्त हो गया था, तो उसको विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत दोबारा से उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और क्या? इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये चीज़। राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी द्वारा निर्मित है? 2025 का दिन 7 मई 2025 को पूरे देश में मॉक ड्रिल करवाई गई थी। क्यों करवाई गई थी? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थितियां निर्मित हो चुकी थी। उस तनाव की स्थितियों के दौरान भारतीय वायुसेना का दोनों देशों के बीच जो युद्ध जैसी स्थितियां थी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सब ने देखा है सोशल मीडिया पे भी और भी जगह पे कि कैसे दिखाया जा रहा है कि लड़ाकू विमान हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अलग, यहाँ से इंडिया से अलग जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार ये सवाल पूछ ले कि भारत के जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आए, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में अभी ये युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित हुई थी। और करंट का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी द्वारा निर्मित है। तो सवाल बन सकता है। क्यों सवाल बन सकता है? क्योंकि स्थितियां अभी ऐसी थी। तो यहाँ पे एक सवाल और है कि कब मॉक ड्रिल हुआ था पूरे देश में? याद रखिएगा डेट, 7 मई 2025। 7 मई 2025 को पूरे देश में क्या करवाया गया था? मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या थी? किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो भारत के आम नागरिक हैं उनको तैयार करना। पूरे देश में ब्लैकआउट जैसी स्थितियां निर्मित करवाई गई थी। क्लियर? तो मॉक ड्रिल जैसी जो स्थितियां थी वो कब हुई? 7 मई 2025 को। और इसके अंतर्गत एक अभ्यास करवाया गया था। इस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया था। इस मॉक ड्रिल के ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन अभ्यास। याद रखिएगा, ये ऑपरेशन अभ्यास किन्हीं 2 देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। अगर ये आता है कि ऑपरेशन अभ्यास क्या है तो प्लीज़ याद रखना है आपको कि ऑपरेशन अभ्यास किन्हीं 2 देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है जो भारत देश में करवाई गई थी 7 मई 2025 को। क्लियर? चलिए, राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी द्वारा निर्मित है बताइए? बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट एविएशन और BAE सिस्टम्स। तो ये राफेल लड़ाकू विमान बनाया गया है डसॉल्ट एविएशन द्वारा। कहाँ से लाया गया है राफेल? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप कमेंट करके बताइए कि ये जो राफेल है वो कहाँ से लाया गया है। मैं नहीं बताऊंगी, बताइए ये जो राफेल है वो कहाँ से लाया गया है इंडिया में। चलिए, तो किसके द्वारा बनाया गया है राफेल? डसॉल्ट एविएशन द्वारा। सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। आपको लगेगा नॉर्मल सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा, रिवीजन नहीं होगा, तो यही बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे क्योंकि उसका रिवीजन नहीं किया है आपने। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? नाम याद रखना है, डसॉल्ट एविएशन। क्लियर? जितने करंट अफेयर्स हैं, साइंस के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो आज पूरे इस सीरीज में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे आपको। कल एग्जाम है GS में, सिर्फ एक चीज़ पे बच्चे रुकते हैं, वो है करंट अफेयर्स और साइंस। यहीं पे लोगों को समस्या होती, इसीलिए आज सिर्फ वो सीरीज चल रही है। 2 जुलाई 2025 को विंबलडन महिला एकल में विजयी खिलाड़ी कौन बनी? अभी ही हाल फिलहाल की बात है। विंबलडन महिला एकल में कौन सी विजयी खिलाड़ी बनी थी?
और वो उस देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो विंबलडन महिला एकल वुमेन सिंगल किसने जीता है? वुमेन सिंगल सेरेना विलियम्स, अमांडा अनिसोमा, इगा स्विएटेक, अरियाना सबालेंका। बताइए। तो ये जीता है इगा स्विएटेक ने। ये कहाँ की रहने वाली है? ये पोलैंड की रहने वाली है। ये याद रखिएगा कि विंबलडन वुमेन सिंगल्स का जो टाइटल है वो किसने जीता है? वो जीता है इगा स्विएटेक ने। कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। और ये पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है विंबलडन। तो पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने विंबलडन जीता है कौन है? इगा स्विएटेक है। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने अमेरिका की एक जो खिलाड़ी हैं उन्हें हराया था। तो इन्होंने किसके खिलाफ ये मुकाबला जीता था? अमेरिका के खिलाफ। तो पोलैंड जीत गया और अमेरिका हार गया। तो विंबलडन 2025 वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो ये किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। किसे हराया है? किस देश को हराया है? तो अमेरिका की एक खिलाड़ी को हराया है, अमेरिका को हराया है। और पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ये खिताब जीता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि विंबलडन महिला वुमेन सिंगल किसने जीता? इगा स्विएटेक ने। कहाँ की है? पोलैंड की है। किसको हराया है? अमेरिका को हराया है। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में पहली बार कौन सी मतदान टेक्निक अपनाई जाएगी? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, अभी अक्टूबर नवंबर में होने हैं, उसमें कौन सी मतदान टेक्निक अपनाई गई? बताइए। ईवीएम प्लस वीवीपैट, मोबाइल ई वोटिंग, ऑनलाइन मतदान या कैंपस मतदान? बताइए। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार ने पहली बार कौन सी मतदान टेक्निक अपनाई है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है बिहार के लिए कि पूरे भारत देश का पहला राज्य बनने जा रहा है बिहार, जिसने क्या किया है? मोबाइल ई वोटिंग से मतदान की प्रक्रिया शुरू की है। तो पूरे भारत देश में पहला ऐसा राज्य है बिहार। तो यहाँ से सवाल आना निश्चित है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी स्टेट पुलिस का एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम है, और इसने कुछ ऐसा कर दिखाया है बिहार ने जो पूरे देश में पहली बार हुआ है, तो क्या उससे सवाल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो कौन सी टेक्निक है जो पहली बार उपयोग होने वाली है? तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जो मोबाइल ई वोटिंग शुरू करेगा, मतलब मोबाइल से ही वोटिंग की सुविधा अब दी जाएगी। क्लियर? इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग जो है उसने एक ऐप भी लॉन्च किया है। क्लियर? सीडैक ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। सीडैक ने क्या लॉन्च किया है? एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप के तहत मोबाइल ऐप के थ्रू ई वोटिंग का जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। तो बिहार कौन सा ऐसा राज्य है? पहला ऐसा राज्य बन गया है मोबाइल ई वोटिंग करने वाला। कौन सी कंपनी ऐप लॉन्च कर रही है? सीडैक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? इंडेक्सेस आती हैं हर साल, जिन्हें पूरी इंडेक्सेस देखनी है 2025 में आई हुई। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि जाके इंडेक्सेस वाला वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। 2025 में जितनी नई इंडेक्सेस आई हैं वो सारे डाटा कि वो इंडेक्सेस कौन जारी करता है, फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है, वो सब उसमें कर दिया गया है। मुश्किल से कुछ मिनट्स की वीडियो है वो, तो उसे आप एक बार जाके देख सकते हैं। उसमें सारे डाटा आपको मिल जाएंगे इंडेक्सेस से रिलेटेड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर था? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सबसे पहले जारी कौन करता है? बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको जाना है, वो वीडियो देखना है और उस वीडियो में देख के बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऑप्शन है 126, 105, 118, 140। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है? 118 है। क्लियर? चलिए मैं बता ही देती हूँ क्योंकि अब कल तो एग्ज़ाम ही है आपका। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मैंने आपको जब वो वीडियो मैं इंडेक्सेस बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि हंसी खुशी हो तो आप क्या बोलते हैं? यस, ऑल वेल। कोई अगर आपसे ये कहता है कि सब खुशमंगल तो आप क्या बोलते हो? हाँ, ऑल वेल। तो कौन जारी करता है? वेलबींग और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। वेलबींग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, हमें एक नंबर उठाना है किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से हमें वो एक नंबर चाहिए जो सिलेक्शन हमें दिला सके। इस वजह से थोड़ा जितनी ट्रिक्स हो सकती हैं, जो हो सकता है वो बताने का बार बार प्रयास किया जा रहा है कि अगर ये आ जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है तो याद रखिएगा कि अगर कभी पूछता है हमसे कोई कि सब राजी खुशी ऑल वेल तो आप क्या बोलेंगे? यस, ऑल वेल। तो कौन जारी करता है? वेलबींग ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी, वेलबिंग एक अलग संस्था है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अलग है। क्लियर? तो क्या रैंकिंग है इस बार इंडिया की? 118। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो याद रखिएगा इस बार लगातार फिनलैंड 8वीं बार फर्स्ट नंबर पे आया है। बहुत बड़ी बात है कि लगातार 8वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है फिनलैंड, तो ये बड़ी बात है। और कौन सी भी बार? लगातार 8वीं बार फर्स्ट आया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फर्स्ट कंट्री कौन है? फिनलैंड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 118। कौन जारी करता है? वेलबिंग और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और कौन सा देश लगातार 8वीं बार इस इंडेक्स में पहले नंबर पर आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो फिनलैंड आया है। लगातार 8वीं बार, लगातार 8वीं बार आना बहुत बड़ी बात है। क्लियर? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है, इंडेक्सेस से सवाल पूछता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुए इस बार? बिहार में। किस खिलाड़ी ने शूटिंग में कांस्य पदक जीता है? एक तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहाँ हुए हैं? बिहार में हुए हैं। कब से हुए हैं? 4 मई से लेके 15 मई तक। कब से हुए हैं ये पूछ सकता है डेट, तो इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इस बार बिहार में हुए हैं। इस बार पूछ सकता है कि 4 मई से 15 मई के बीच हुए हैं। बिहार से जो भी खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अवार्ड लेके गए हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कांस्य हो, कोई भी पदक हो, आपको याद कर लेना है। वो एक बार देख के ज़रूर चले जाइएगा क्योंकि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर बिहार में हुए हैं तो जो खिलाड़ी जीते हैं उनसे सवाल पूछेगा। तो आप जैसे आपको पता है कि खुशी यादव इन्होंने क्या जीता है इस बार? खुशी यादव ने क्या जीता है? स्वर्ण जीता है स्टीपल चेज में। क्लियर? तो इनका नाम याद रखिएगा कि इन्होंने स्वर्ण जीता है। सवाल क्या पूछ रहा है? कांस्य पदक वाले के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? कांस्य पदक के बारे में। ऑप्शन क्या है? दिव्याश्री, रुद्र प्रताप सिंह, सांभवी, क्षीरसागर और पार्थ माने। तो इस बार किसने जीता है कांस्य पदक? दिव्याश्री ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल यानी शूटिंग में। क्लियर? तो कांस्य पदक किसने जीता? दिव्याश्री ने। ये क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक इंटेंशन था कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है, सबसे पहले तो आपको उसकी डेट पता हो। दूसरा, जिन्होंने स्वर्ण जीता है, सिल्वर जीता है या कांस्य जीता है, उन खिलाड़ियों के बारे में पता हो जो बिहार से रिलेट करते हैं। तो बिहार की खुशी यादव ने क्या जीता है? स्वर्ण जीता है। और कांस्य किसने जीता है? ब्रॉन्ज किसने जीता है? दिव्याश्री ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। याद रखिएगा संयुक्त रूप से जीता है, डबल्स में जीता है ये। क्लियर? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए? बिहार। कब से कब तक हुए? 4 मई से लेके 15 मई तक हुए हैं। किसने ब्रॉन्ज जीता है? दिव्याश्री ने जीता है। डबल्स में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। स्वर्ण किसने जीता है? खुशी यादव ने। सोडियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? यहाँ सोडियम है, हो सकता है आपके एग्जाम हॉल में कोई दूसरा तत्व दे दे, तो इस बार ये याद रख लीजिएगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 281। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पहला कक्ष होता है, किसी भी तत्व का जो पहला कक्ष होता है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष। तो पहले कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? साइंस वाले बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब बताइए 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो जो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? ये सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो गया? 281। किसी भी परमाणु की जो पहली कक्षा है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। बचा कितना? 8 और 2 तो पूरा हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बचा बाहरी कक्षा के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा कि जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको ये बात याद रखनी है। तो सोडियम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो कितना हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार मैं और समझा देती हूँ। मान लीजिए सोडियम की जगह कोई और तत्व हो। सोडियम का 11 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मान लीजिए किसी का 12 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहीं पे मैं कहती हूँ मान लीजिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 12। तो अब आप क्या करेंगे? इसका परमाणु विन्यास जब लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? पहली कक्षा में तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 और 2 कितना हो गया? 10। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिख दिया आपने 2। अब आपको पता है कि किसी भी परमाणु की पहली कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, दूसरे में हमने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए।
8 2 10 कितना हो गया 12, 8 और 2 10 हो गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचते हैं वही कहलाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको किसी भी तत्व, कोई भी तत्व आ जाएगा, कोई भी तत्व, तो अगर आप उसको, आपका परमाणु क्रमांक उसको पता है, आपको उसका परमाणु क्रमांक पता है, तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहरी कक्षा में 8 और 2 10, सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कहीं भी सवाल आ जाए, किसी भी एग्जाम में सवाल आ जाए बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का, आप निकाल लेंगे। हाँ, बशर्ते आपको उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। और याद रखना है कि पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, और दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8। उसके बाद जो तीसरी कक्षा में बचते हैं वही इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। भारत में नोटबंदी कब हुई थी बताइए? बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2017, 8 दिसंबर 2016 और 8 दिसंबर 2017। कब हुई थी नोटबंदी, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था? बताइए। नोटबंदी भारत में हुई थी 8 नवंबर 2016 को। तो ये डेट याद रखिएगा। लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सवाल बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। स्टेट पीसीएस में ये एग्ज़ाम आया था और आप यकीन नहीं करेंगे 40 to 60% बच्चे इसे गलत करके आए थे। उसका कारण ये था कि उन्हें डाउट ये हो रहा था कि ये नवंबर तो ठीक है, 2016-17 में उनको डाउट हो रहा था, किसी को नवंबर दिसंबर में डाउट हो रहा था। तो डाउट्स कहाँ होते हैं? यही सिली मिस्टेक्स कहलाती हैं। आप सबको लगता है बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत होते हैं। टफ क्वेश्चंस गलत नहीं होते, और आसान क्वेश्चन ही हमें बाहर करते हैं एग्जाम से, ताकि रिग्रेट हो भाई कि बताओ हमें ऐसा क्वेश्चन हम गलत कराए। तो याद रखिएगा डेट कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, ना 8 दिसंबर, ना 8 जनवरी, 8 नवंबर। कब? 2016। ये याद रखना है। चलिए, आसान क्वेश्चन ही बाहर कर देते हैं हमें अधिकतर एग्जाम से। आकाश का नीला रंग किस प्रकाश घटना से संबंधित है? आकाश का जो नीला रंग है किस प्रकाश की घटना से संबंधित है? बताइए। व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन? जो आकाश का नीला रंग होता है वो कौन सी घटना के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, और इसी को कहा जाता है रेले का प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है? रेले का प्रकीर्णन। क्लियर? तो इसे क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कारण क्या होता है? आप सबको पता है कि नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तो जब प्रकाश विभिन्न वायुमंडली जो प्रकाश है वायुमंडलीय परतों से होके आता है, तो वो किस घटना के कारण दिखाई देता है? नीला प्रकीर्णन, क्योंकि नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। ये भी सवाल कभी कभी पूछता है कि नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य वो अधिक होती है या कम होती है? तो याद रखिएगा कम होती है, इसी वजह से आसानी से फैल जाती। तरंग दैर्ध्य वो कम होती, इसी वजह से वो आसानी से फैलती। आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। इसी को कहा जाता है रेले का प्रकीर्णन। और नीला ही क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि जो नीला रंग है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती, और कम तरंग दैर्ध्य के कारण जो नीला रंग है वो आसानी से फैल जाता है। कैसे होता है? जब वो आकाश में होता है तो वो फिर जब वायुमंडल में आता है तो वो आसानी से फैल जाता है, बिखर जाता है, और उसके बिखरने का कारण क्या है? नीले रंग की कम तरंग दैर्ध्य। क्लियर? तो कौन सी घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन की घटना के कारण, जिसे कहा जाता है रेले का प्रकीर्णन। चलिए, नासा का मैगेलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? नासा कुछ मिशन लॉन्च करता है, इसरो कुछ मिशन लॉन्च करता है। इसरो के मिशन भी जरूरी हैं और नासा के भी जो वर्ल्ड वाइड जो फेमस मिशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नासा का मैगेलन मिशन किससे संबंधित था? किस ग्रह से? बताइए। मंगल, बुध, शुक्र और शनि। तो याद रखिएगा कि नासा का जो मैगेलन मिशन है वो संबंधित है शुक्र से, शुक्र ग्रह से। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 4 मई 1989 को। ये डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है कि नासा का जो मैगेलन मिशन है वो कब लॉन्च हुआ। तो नासा का मैगेलन मिशन लॉन्च हुआ था 4 मई 1989 यानी कि 1989 को, 4 मई 1989। और किस ग्रह से संबंधित है ये? तो शुक्र ग्रह से संबंधित। क्लियर? चलिए, तो नासा का मैगेलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ग्रह पूछा है, याद रखिएगा किस ग्रह से संबंधित है। और ये भी पूछ सकता है कि मैगेलन मिशन किसका है? इसरो का है, DRDO का है, नासा का है? तो याद रखिएगा कि जो मैगेलन मिशन है वो किसका है? नासा का है। सवाल किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है,
किसी भी तरीके से आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है उस चीज़ के लिए। तो नासा का जो मैगलन मिशन है वो किस ग्रह से संबंधित है? शुक्र ग्रह से संबंधित है। मैगलन मिशन को लॉन्च किसने किया था? इसरो, डीआरडीओ, नासा। तो नासा ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? डेट क्या है उसकी? तो उसकी डेट है 4 मई 1989, 4 मई 1989। ये डेट आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पपीते का रंग पीला क्यों होता है? पपीते का रंग पीला क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण, कैरिकोजेथन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, बेंटोफिल के कारण? बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरिकोजेंथिन के कारण। ये याद रखिएगा, कैरिकोजेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। ये सवाल अगर आ जाए तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, कारण क्या है? हमने पढ़ाया पपीते का रंग कैरिकोजेंथिन के कारण पीला होता है। आपके एग्जाम हॉल में मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं है याद कि आपने क्या पढ़ा था। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको क्लिक करेगा कि कहीं तो ये सवाल देखा है, कहीं तो ये कैरिकोजेंथिन किसी ने बोला था, हमने सुना था कहीं कि ये होता है। और जो अधिकतर कोशिश करिएगा कि जो फर्स्ट क्लिक करता है आंसर वही राइट होता है। तो कल जिनके भी एग्जाम्स हैं याद रखिएगा कि अगर आपको फर्स्ट क्लिक कोई आंसर कर रहा है और अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है तो आंसर वही लगाइएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आंसर वही सही होता है। तो अभी आपने ये देखा है, सुना है बार बार ये नाम कि पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरिकोजेंथिन के कारण। तो कम से कम जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो ये हिट तो करेगा आपको कि नहीं, पढ़ा तो है कहीं, देखा तो है इसे कहीं। तो यहाँ से भी चांसेस हो जाते हैं आंसर सही होने के, इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको। तो पपीते का पीला रंग किसके कारण? कैरिकोजेंथिन के कारण। चलिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद किसे सौंपा गया है? 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अभी हाल ही में बनाए गए। एनके सिंह, अरविंद पनगढ़िया, शंकर महत, अमिताभ कांत। देखिए, जो फाइनेंस कमीशन है भारत का वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? भारत का जो वित्त आयोग है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 280। ये याद रखना है। वित्त आयोग क्या काम करता है? वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। वित्त आयोग का क्या काम होता है? केंद्र और राज्यों के बीच क्या करना? करों का बंटवारा। ये भी सवाल आता है कि वित्त आयोग का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? तो वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच किसका बंटवारा? टैक्सेशन का बंटवारा, कि केंद्र को टैक्सेशन का इतने % मिलेगा और राज्यों को इतने % मिलेगा। टैक्सेशन की बात आई है तो आप मुझे ये बताइए कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था? बिल्कुल सही, 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। हम कोई भी कुछ भी पढ़ेंगे हम उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, और यही पढ़ाई का सही तरीका होता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया जी। कौन है? अरविंद पनगढ़िया जी। और वित्त आयोग क्या काम करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। कौन से आर्टिकल में है? तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग, याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं इस साल, उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जी की निजी सचिव कौन बनी है? निधि तिवारी जी बनी है। लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? दिनेश माहेश्वरी जी अभी बनाए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। ध्वनि और प्रकाश दोनों में क्या होता है? ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों में क्या होता है? समान तरंग दैर्ध्य होती है इनकी, दोनों परावर्तन नियम का पालन करते हैं, दोनों अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होते हैं कि दोनों निर्वात के माध्यम में होते हैं। देखिए, एक सवाल जो बहुत कॉमन पूछा जाता है और बच्चे गलत कराते हैं और उन्हें कंफ्यूजन भी होता है। आप बताइए, ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग? सवाल आता है ध्वनि कैसी तरंग है? जो ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य है। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग। ये याद रखिएगा, अधिकतर ये सवाल पूछता है कि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य है। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य, और प्रकाश अनुप्रस्थ। दूसरी चीज, इन दोनों में क्या कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन ये है कि दोनों परावर्तन नियम का पालन करते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? कि दोनों परावर्तन नियम का पालन करते हैं। परावर्तन नियम क्या होता है? परावर्तन नियम ये होता है कि किसी भी बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है ये तीनों बराबर होते हैं। ये होता है परावर्तन नियम। तो याद रखिएगा कि ध्वनि और प्रकाश दोनों किसका पालन करते हैं? दोनों परावर्तन नियम का पालन करते हैं। परावर्तन नियम क्या कहता है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है अभिलंब, इन तीनों का मान, ये तीनों एक ही दिशा में होते, एक ही बिंदु पर होते हैं
और आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होता है, जो आप देख भी पा रहे होंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर लग रहा होगा। यही है परावर्तन का नियम। तो ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों किस नियम का पालन करती हैं? परावर्तन नियम का। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, कल एग्जाम है, बस इतना जान लीजिए कि ध्वनि और प्रकाश तरंग क्या है, दोनों परावर्तन नियम का पालन करते हैं। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। मान लीजिए ये भी पूछ सकता है कि एग्जामिनर का मन हो गया कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, और ये स्टेटमेंट दे दे, तो थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखिएगा ये बात कि हमें पढ़ाया गया था कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होता है। तो कुछ ऐसा थोड़ा सा याद रखिएगा, तो एग्जाम हॉल में आपको सहायता मिल जाएगी। अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है बताइए? अमरबेल, जिसे कसकुटा भी कहते हैं, क्या है? पूर्तिजीवी है, अधिपादत है, मरुद्भिद है या परजीवी? बताइए अमरबेल क्या है, जल्दी बताइए, क्या है अमरबेल? अमरबेल एक परजीवी है, और परजीवी क्या होते हैं? परजीवी ऐसे पौधे, ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो अमरबेल बेसिकली क्या है? अमरबेल परजीवी है जो अपने भोजन और आश्रय दोनों के लिए किस पर निर्भर है? दूसरे जीवों पर निर्भर है। भोजन और आश्रय के लिए किस पर निर्भर है? दूसरे जीवों पर इसकी निर्भरता है, और परजीवी यही कहलाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि अमरबेल क्या है? अमरबेल परजीवी है जो अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे पर निर्भर है। क्लियर? चलिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? अधिकतर पूछा जाता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, वो कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, ऐसे सवाल भी आते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए। IRDA, IGF, IBRD, WTO? बताइए। और जिन्हें थोड़ा सा भी जो ध्यान से देखेंगे उन्हें इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, मैं ये भी बता दूँ, इसलिए ये सवाल लाया गया है यहाँ पे। देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो बेसिकली जो जारी किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब एग्जामिनर का मूड है आपको कंफ्यूज करने का, मान लीजिए, क्योंकि आजकल ऐसे सरल क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे हैं, तो मान लीजिए एग्जामिनर का मूड है कि इसको बच्चे को कंफ्यूज किया जाए, तो ये वर्ल्ड बैंक देखो इसने नहीं रखा है। और जो जानते हैं यहाँ कि वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है IBRD। वर्ल्ड बैंक की कौन सी शाखा है? IBRD वर्ल्ड बैंक की ही शाखा है, तो वो आराम से आंसर लगा के चले आएंगे IBRD। लेकिन जिन्हें लगेगा कि अरे यार, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, क्वेश्चन में तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर बोलेगा कि मैंने IBRD दिया तो था भाई, IBRD वर्ल्ड बैंक की ही तो शाखा है। तो यहाँ पे मत कंफ्यूज होइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब चूंकि वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में है नहीं, तो अब हमें ऑप्शन ढूंढना है कि यह क्या राइट हो सकता है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की एक शाखा का नाम दिया हुआ है IBRD, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सही हो जाएगा? IBRD। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की ही शाखा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की कौन सी शाखा है? IBRD। अब वही नहीं दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक, तो IBRD विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में जशप्योर ब्रांड को, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा चर्चा में इस साल रहा है ये ब्रांड, वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए ट्रेडमार्क का हस्तांतरण कर दिया गया है? ट्रेडमार्क दे दिया गया उसको, किसे? जशप्योर ब्रांड को। और पूछा है कि जशप्योर ब्रांड है कहाँ का? मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का कि महाराष्ट्र का? बताइए, जशप्योर ब्रांड कहाँ का है? बेसिकली इस साल क्या किया गया है? जशप्योर ब्रांड को ट्रेडमार्क प्रदान किया गया है, तो इस वजह से ये जशप्योर चर्चा में आ गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक जशपुर है, छत्तीसगढ़ में क्या है? जशपुर। और जशपुर में क्या महत्वपूर्ण है? वहाँ की आदिवासी महिलाएं। जशपुर में भी क्या महत्वपूर्ण है? वहाँ की आदिवासी महिलाएं। और उन्होंने इस बार बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने क्या किया है आदिवासी महिलाओं ने? देखिए, आदिवासी हमेशा से किस पर आश्रित रहे हैं? वनों पर आश्रित रहे हैं, वन के उत्पाद पर आश्रित रहे हैं, हमेशा से, शुरू से ही। इन आदिवासी महिलाओं ने क्या किया है कि उन्हीं वन के जो प्रोडक्ट हैं उनका उपयोग करके अलग अलग चीज़ें बनाई। मान लीजिए जैसे वन के प्रोडक्ट हैं, उनका यूज़ किया उन्होंने, पेड़ पौधे पत्तियों का एक कोई दवाई बना दी, औषधि बना दी। उन्हीं वन के प्रोडक्ट का यूज़ करके किसी तरह का एक मसाला बना दिया, किसी भी तरह की एक, मान लीजिए मिर्ची है, उसका उपयोग करके उन्होंने अचार बना दिया। तो वो जो
प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको क्या करना है, उनको एक ब्रांड का नाम देना है कि भाई आदिवासी महिलाएं जो जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा, उनकी ब्रांडिंग क्या की जाएगी, उसी को नाम दे दिया गया है जश प्योर ब्रांड। कि जैसे कहते हैं ना कि टाटा का सॉल्ट आता है, तो टाटा क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, लेकिन ब्रांड किसका है सॉल्ट में, टाटा का ब्रांड है। इसी तरह ये आदिवासी महिलाएं जो भी चीज़ें बनाएंगी, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी, वो उसको नाम कौन सा दिया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा जश प्योर ब्रांड। तो उसको बेसिकली ब्रांड का एक नाम दे दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो कहाँ की हैं, छत्तीसगढ़ के जशपुर की आदिवासी महिलाएं। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये इस साल का बहुत ज़्यादा चर्चित सवाल था और चर्चित मुद्दा भी था कि बड़ी बात है कि आदिवासी महिलाएं वन प्रोडक्ट का यूज़ करके इन्होंने यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि उन्होंने एक ब्रांड का रूप ले लिया है। उसका नाम क्या है, जश प्योर ब्रांड है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ के जशपुर का। चलिए अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, पौधे सूर्य के प्रकाश और पानी का उपयोग करके क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे बेसिकली सूर्य का प्रकाश और पानी का उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं उत्पाद के रूप में, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। और ये आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किसका किसका उपयोग होता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली और जल, इसका उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करते हैं पौधे, जल है उसके उपयोग द्वारा क्या उत्पाद बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं, कल आपका एग्जाम है। जिन तक ये चाह रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा, जिनको आपको लगता है कि भाई इस बार इनका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स और साइंस दो ही जीएस में आपको पीछे ढकेलेंगे। उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आने हैं, क्योंकि इस बार स्टैटिक पार्ट भी मुझे लग रहा है कि देखिए कितना ही पूछता है, तो स्टैटिक तो सबका स्ट्रांग होता ही है, करंट अफेयर्स मेन हो जाए। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो वो एग्जाम वॉरियर लिखी गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और नरेंद्र मोदी जी ने ये बुक क्यों लिखी थी, बेसिकली जो पेपर से पहले बच्चों में दबाव होता है, वो प्रेशर फील करते हैं, तो उस दबाव को कैसे हैंडल करें बच्चे, उसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए उन्होंने लिखी है एग्जाम वॉरियर। और चूंकि भारत के प्रधानमंत्री जी अगर कोई किताब लिख रहे हैं तो वो किताब महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नरेंद्र मोदी जी लिखी गई बुक का नाम क्या है, एग्जाम वॉरियर्स, ये याद रखिएगा। और किसके लिए लिखी है, परीक्षा के दौरान जो विद्यार्थी दबाव फील करते हैं उनको वो दबाव ना हो, उससे वो कैसे हैंडल करें, इस सभी विषयों पर ये बुक है एग्जाम वॉरियर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या है, मेरी 51 कविताएं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मेरी 51 कविताएं किसकी बुक है, मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है, तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए तो एग्जाम वॉरियर किसकी है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। चलिए, वेस्ट चंपारण जिले का कौन सा चावल को जीआई टैग मिला है, वेस्ट चंपारण के कौन से जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कतरनी चावल को, सोना मसूरी को, मरचा राइस को या बासमती को। और याद रखिएगा जगह वेस्ट चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वेस्ट चंपारण जिले का कौन सा चावल को जीआई टैग मिला है, तो वेस्ट चंपारण के मरचा राइस को मिला है जीआई टैग। कब मिला है, 2023 में। कब मिला है, 2023 में। ये बात आपको याद रखनी है कि 2023 में मरचा राइस को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और कहाँ का है, जगह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, मान लीजिए नहीं पूछा कि वेस्ट चंपारण के कौन से चावल को मिला, ये पूछ लिया कि मरचा राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तब क्या करेंगे आप, तब आपको पता होना चाहिए कि मरचा राइस जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है वो किससे संबंधित है, वेस्ट चंपारण जिले से संबंधित है। और इसे जीआई टैग कब प्रदान किया गया, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था 2023 में। तो ये चीज़ें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। क्लियर, तो वेस्ट चंपारण का कौन सा राइस है, मरचा राइस। कब मिला जीआई टैग, 2023। जीआई टैग जो हाल ही फिलहाल में दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी 1-2 सालों में जितने भी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, और बिहार का है इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आएगा ही आएगा। तो मरचा राइस कौन से जिले से है, वेस्ट चंपारण। और कब मिला जीआई टैग, 2023 में।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 129, 131, 127, 141। बताइए, पानी पी लूं मैं, तब तक गला सूख रहा है। बताइए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? लैंगिक असमानता में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या रही है? 131। क्लियर? और इसे जारी कौन करता है? उसको तो मैंने बता दिया था, चलिए कि ठीक है आपका कल एग्जाम है, तो मैंने हैप्पीनेस रिपोर्ट का बता दिया कि वेलबींग ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करती है। इसे आपको सर्च करना है, सर्च नहीं करना है तो जाइए इंडेक्स वाला वीडियो जो डाला गया है उसको जाके देखाइए, उसमें सब बताया गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जितनी भी 2025 की इंडेक्सेस हैं उनको किसके द्वारा जारी किया जाता है और सारी चीज़ें। क्लियर? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग रही है 131। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। कौन सा देश है फर्स्ट नंबर पे? आइसलैंड। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है इस बार? 131, 131। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? तो याद रखिएगा कि आइसलैंड है। और ये मैंने ढूंढने को इसलिए कहा है कि अगर आप इसे ढूंढेंगे या अगर आप जाके वो वीडियो देख लेंगे तो आप ही के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इंडेक्सेस से सवाल आते हैं और 2025 की सारी इंडेक्सेस का वीडियो है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एग्जाम डायरी का यूट्यूब चैनल जो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पे जाइए, वहीं पे ये लिंक ये वीडियो डाली गई है इंडेक्सेस वाली, इसको देख लीजिएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 131, फर्स्ट नंबर आइसलैंड। अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ सोनार में क्यों उपयोग किया जाता है? जो अल्ट्रासोनिक तरंगे किस यूज में आती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं किस में काम आती हैं? देखिए, समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है और उस समुद्र की गहराई में अंदर में क्या चीज़ें हैं वो बाहर से आप नहीं देख सकते हैं, और उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं तरंगों के माध्यम से समुद्र की गहराई में स्थित चीज़ों को देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है बताइए? वही पूछा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों को अधिक लाभ के साथ क्यों उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है, वे आसानी से उत्पादित होती हैं, वे विद्युत चुंबकीय तरंग है, उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, या उनकी आवृत्ति कम होती है। बताइए। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों को सोनार में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है और उनकी जो आवृत्ति है वो अधिक होती है। आवृत्ति कैसी होती है? अधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? कम होती है। और अल्ट्रासोनिक तरंगें कौन सी होती हैं? समुद्र की गहराई, बहुत ज़्यादा गहराई में स्थित जो चीज़ें हैं उनका पता लगाने के लिए, उनको देखने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। चूंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, इस वजह से छोटी से छोटी चीज़ भी अगर उस गहराई में है तो उसे भी आसानी से देखा जा सकता है। और तरंग दैर्घ्य कम और आवृत्ति अधिक। मान लीजिए पूछ ले कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कम होती है या अधिक, तो याद रखिएगा आवृत्ति अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य कम होती है। चलिए, वाई भारत मैटर्स बुक के लेखक कौन है? 2023 अभी जो हाल फिलहाल में किताबें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने बताया था एग्जाम वॉरियर किसकी बुक है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की। वाई भारत मैटर्स बुक किसने लिखी है? अभिनव गोस्वामी, एस जयशंकर, विमल भारद्वाज, विजय गोयल। बताइए जल्दी, वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है? वाई भारत मैटर्स लिखी गई है एस जयशंकर जी द्वारा। एस जयशंकर जी कौन है? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। इस वजह से ये बुक भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री जी की बुक कौन सी थी? एग्जाम वॉरियर। और जयशंकर प्रसाद जी की बुक कौन सी है? वाई भारत मैटर्स। इसमें इन्होंने अपने जो विदेश यात्राएं जो इन्होंने की हैं उस विदेशी परिदृश्यों के बारे में इन्होंने बताया है। तो जिन्हें भी फॉरेन कंट्रीज़ में इंटरेस्ट हो, फॉरेन डिप्लोमेसी में, बेसिकली लोकतांत्रिक जो वहाँ की व्यवस्था है, कूटनीति है, उस सब में इंटरेस्ट हो, वो ये बुक पढ़ सकते हैं, वाई भारत मैटर्स। तो किसने लिखी है? एस जयशंकर जी ने लिखी है। और कौन है एस जयशंकर जी? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री। क्लियर? तो वाई भारत मैटर्स किसकी है? एस जयशंकर जी की। एग्जाम वॉरियर किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। धारा की एसआई यूनिट क्या है? धारा की एसआई यूनिट क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। बिल्कुल सही। धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। वोल्ट किसकी है? वोल्ट है। वोल्ट किसकी है बताइए? विद्युत विभव या विभवांतर? विद्युत विभव या विभवांतर, याद रखिएगा, विभवांतर। तो वोल्ट किसकी है? विद्युत विभव की है, इसी को विभवांतर भी कहा जाता है, विभवांतर की है। ओम किसकी है? प्रतिरोध की। ओम किसकी यूनिट है? प्रतिरोध की है। जूल किसकी है? ऊर्जा की। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी सारी कंप्लीट हो गए कि धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है।
वोल्ट किसकी है? विद्युत विभव की या विभवांतर की। ओम किसकी है? प्रतिरोध की। और जूल किसकी है? ऊर्जा की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्राकृतिक रूप से फल के पकने में सहायक होता है? फल पकते हैं, आम का सीजन चला गया, लगभग अभी भी चल रहा है बट बेसिकली चला गया। आम पकते हैं, फल है, किसके कारण पकता है? कौन सा हार्मोन है? साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। बताइए आम किसके कारण पकता है? कौन सा ऐसा हार्मोन पौधों में पाया जाता है जिसके कारण जो उसके फल होते हैं वो पकते हैं? तो जब भी कोई फल पकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन हो जाता है? एथिलीन। एथिलीन के कारण कोई भी जो फल है वो पकना शुरू होता है। जब फल के पकने की प्रक्रिया शुरू होती है उस टाइम ये जो एथिलीन जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है और इसी के कारण फल पकते हैं। आम जो पकते हैं, आम को पकाने के लिए रखा जाता है, उसमें कौन सा पादप हार्मोन होता है? उसमें बेसिकली एथिलीन ही होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक फलों को पकने में कौन सा सहायक होता है, तो प्राकृतिक फलों के पकने में सहायक होता है एथिलीन। क्लियर? चलिए याद रखिएगा ये चीज़ कि प्राकृतिक फलों के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो एथिलीन सहायक है। रक्त प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? बताइए रक्त प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बिन। बताइए रक्त प्लेटलेट्स को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो रक्त प्लेटलेट्स हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जानी जाती हैं। ये है, थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में ये जानी जाती हैं। रक्त प्लेटलेट्स का क्या यूज होता है? हमारी बॉडी में जो रक्त का थक्का बनता है उसको बनाने में भी इन प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। रक्त का थक्का, इसे बनाने में भी इन प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बहुत ज़्यादा ये प्लेटलेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो रक्त प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। रक्त प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? रक्त का थक्का जमाने का काम करती हैं। क्लियर? चलिए तो रक्त प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? बताइए थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में। क्या काम करती हैं? रक्त का थक्का जमाने का। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की स्थिति क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या है? बताइए 116, 126, 135, 140। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब वैश्विक शांति सूचकांक 2024, अभी 25 आई नहीं है, बेसिकली 24 के ही डाटा हैं क्योंकि अभी 25 अभी के डाटा नहीं आए हैं। तो 2024 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 116। इसे जारी कौन करता है? इंटरनेशनल, इसे आईईपी द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। फर्स्ट देश कौन सा है पीस वाला? फर्स्ट देश है आइसलैंड। अगेन किसी भी इंडेक्स में ये तीन चीजें ही महत्वपूर्ण होती है कि भारत की रैंकिंग क्या है, इसको जारी कौन करता है और फर्स्ट कंट्री कौन सी है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 है क्योंकि 25 का डाटा अभी आया नहीं है। तो 24 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 116। जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। दूसरा देश कौन सा है? फर्स्ट आइसलैंड। आईईपी इसे जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। क्लियर? चलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स मैंने बता दिया आईईपी जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मैंने बता दिया कौन जारी करता है? वेलबींग, ऑल वेल, हाँ खुश हैं, तो वेलबींग और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। और एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वो आप बताइए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है? ऐसी कौन सी चिकित्सीय तकनीक है यानी कि मेडिसिन टेक्निक है जो चुंबकत्व पर आधारित है? बताइए एनआरआई, एमआरआई, सीआरआई, एफआरआई। एमआरआई क्या होता है? देखिए जो चुंबकत्व पर आधारित है वो बेसिकली क्या होती है? एमआरआई। और एमआरआई तकनीक क्या होती है? मान लीजिए जो हमारी बॉडी में कहीं ऐसी अंदरूनी सूजन होती है, अंदरूनी चोट होती है, शरीर के अंगों को के बारे में आंतरिक जानकारी चाहिए होती है, उसके लिए किया जाता है एमआरआई बेसिकली। कि कभी कोई चोट लगी है, अब उस चोट वो जो बाहर से झलक नहीं रही है, अब हमें उसके अंदर का पता लगाना है कि क्या है बॉडी के अंदर, कहीं वो कोई चोट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? एमआरआई किया जाता है। और इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस टेक्निक का? तो ये जो टेक्निक है ये चुंबकत्व पर आधारित टेक्निक है। तो कभी सवाल आए कि चुंबकत्व पर आधारित मेडिसिन टेक्निक कौन सी है, तो वो एमआरआई है। और एमआरआई का उपयोग किस लिए होता है? बता चुके कि शरीर के अंगों में अंदरूनी चोटें हैं, सूजन है, हड्डियों में दिक्कत है, उसके बारे में पता लगाने के लिए एमआरआई की जाती है। तो किस टेक्निक पर आधारित है? चुंबकत्व पर आधारित है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? बताइए प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में सूरज द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी की विचरण के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय, एक वर्ष में अंतरिक्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी।
सूर्य के चारों ओर एक बार परिक्रमा के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया समय क्या है प्रकाश वर्ष? एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। निर्वात में एक साल में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्लियर? ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर बिना पूछे नहीं रहेगा। कल देखते हैं, कल अंतिम परीक्षा है। मैंने 6 से 7 टेस्ट करवाए हैं। उन 6 से 7 टेस्ट में कल अपने आप पता चल जाएगा कि जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देने जाएंगे उनके खुद मैसेज आएंगे, क्योंकि ऐसा एनटीपीसी वाले एग्जाम में भी हुआ था। मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस डाले थे एनटीपीसी स्पेसिफिक। उसमें जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए उन्होंने पर्सनल मैसेज करके बोला कि, और लड़कियों ने स्पेसिफिकली बहुत अच्छा नोट लिख के मुझे भेजा था कि दीदी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, आप जाके चेक कर सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पे अब कल देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस उन 6 से 7 जो सीरीज़ है बिहार पुलिस की उनसे फंसता है, और कमेंट करके आप ही बताएंगे, आप ही मुझे मैसेज करेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने, अभी भी मेरा निवेदन है कि जिन्होंने वो बिहार पुलिस की सीरीज़ के 7 से 8 टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो एक बार जाके उन टेस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। पछताने के लिए ना हो कि काश देख लिया होता और फिर देख के एग्ज़ाम देने गए होते। तो प्लीज़ उन्हें एक बार देख लीजिएगा और इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो चाह रहे हैं जिनको कि उनका भी इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो प्रकाश वर्ष क्या है? निर्वात में एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अगला सवाल, अप्रैल 2025 में नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं, वो कौन है? अप्रैल 2025 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत हैं? अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, वीआर सुब्रमण्यम, सुमन बेरी जी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आप सबको पता है कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, सुमन बेरी जी हैं। और नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी कुछ समय पहले ही वीआर सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं। नई नियुक्ति है, पूछेगा। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनाई गई हैं पूनम गुप्ता जी, जो क्वेश्चन मैंने कराया है। नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं वीआर सुब्रमण्यम जी। लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश माहेश्वरी जी, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुई है निधि तिवारी जी। ये जो इस साल हुई हैं नियुक्तियां वो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, इस वजह से मैं बार बार उन्हें रिपीट कर रही हूँ और आपको भी ये बात दिमाग में अपने रखना है। क्लियर? तो नीति आयोग के सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीआर सुब्रमण्यम जी। वीआर सुब्रमण्यम जी। तो ये बात आप याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीआर सुब्रमण्यम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? लौंग पौधे की किस भाग से मिलती है? सूखे पत्ते से, सूखे तने से, सूखे बीज से, सूखी पुष्पकलिका से। पुष्पकलिका मतलब फूल। एक कहावत है ना कि जब लड़के के देखने वाले आते हैं तो उनके माँ बाप क्या बोलते हैं कि हमारा लड़का तो लौंग का फूल भी नहीं खाता है। कहते हैं ना वो चीज़ कि हमारा लड़का तो लौंग का फूल नहीं खाए, ऐसा कुछ। तो लौंग किससे मिलती है? लौंग मिलती है सूखी पुष्पकलिका, यानी कि जो उसका एक फूल होता है उससे लौंग मिलती है। तो याद रखिएगा, लौंग के पौधे की प्राप्ति किससे होती है? सूखी पुष्पकलिका से। तो वही याद आ गई कहावत की, जब ऐसा होता है ना कि हमारा लड़का तो इतना सभ्य है कि वो लौंग का फूल भी नहीं खाता, और बाद में तो फिर क्या ही। तो लौंग पौधे की किस भाग से मिलती है? सूखी पुष्पकलिका से। चलिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये बेसिकली गंगा के 60 किलोमीटर एरिया में है। ये गंगा नदी के 60 किलोमीटर एरिया में है। बड़ी बात है, 60 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। 60 किलोमीटर एरिया में है ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। कहाँ है बताइए? बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा या गोपालगंज? बताइए। ये बेसिकली कहाँ है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य? भागलपुर में है, सुल्तानगंज से कहलगांव तक। जगह भी याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक? सुल्तानगंज से है कहलगांव तक। कहलगांव तक। क्लियर?
एक सवाल जो पूछ सकता है, देखिए एशिया का पहला शोध संस्थान डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ बनाया गया है? आप ही के स्टेट में, बिहार में। अब एशिया का पहला शोध संस्थान है तो पूछना तो इस बार तय है, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का पहला शोध संस्थान कहाँ बनाया गया है डॉल्फिन का? बिहार में। मान लीजिए नहीं पूछा इस बार कि एशिया का पहला शोध संस्थान कहाँ बनाया गया है, बल्कि ये पूछ लिया कि डॉल्फिन IUCN की किस लिस्ट में आती है। तो याद रखिएगा कि जो डॉल्फिन है वो IUCN की इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति में है। इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति में है, क्योंकि IUCN की जो लिस्ट है उसमें जो जीव होते हैं उनके विषय में पूछता है कि वो कौन सी कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय। एग्जामिनर है उसको क्वेश्चन घुमाने में समय नहीं लगेगा, लेकिन आप घूम जाएंगे वहां पे, क्योंकि सब पढ़ के जा रहे हैं कि एशिया का पहला शोध संस्थान डॉल्फिन का बिहार में, बिहार में, बिहार में, बिहार में। लेकिन ये कोई नहीं पढ़ के जा रहा है कि भाई जो डॉल्फिन है जिसके लिए शोध संस्थान बनाया गया है वो आखिर IUCN की किस लिस्ट में आती है, IUCN की कौन सी लिस्ट में है वो। तो याद रखना है कि वो IUCN की लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, क्योंकि ऑप्शन दे देता है क्रिटिकली डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड। क्या लगाएंगे, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। तो इंडेंजर्ड प्रजाति यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति में है डॉल्फिन, याद रखिएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है, सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक। क्लियर? गंगा नदी के 60 किलोमीटर एरिया में है ये। पटना फिल्म फेस्टिवल का पहला आयोजन किस वर्ष हुआ था? पटना फिल्म फेस्टिवल हुआ था मोना टॉकीज में, याद होगा आपको। मोना टॉकीज कब हुआ था बताइए? पटना फिल्म फेस्टिवल का आयोजन पहली बार पूछा है, पहला आयोजन कब हुआ था? फर्स्ट 2005, 2006, 2009, 2008। बताइए पटना फिल्म फेस्टिवल का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 2006 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोना टॉकीज में हुआ था। चलिए कब हुआ था पटना फिल्म फेस्टिवल? 2006 में हुआ था पहला। कोशिका का ऊर्जा ग्रह बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉय माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिहार चुनाव 2025 में कितने प्रवासी मतदाता हैं जो किंग मेकर बन सकते हैं? बिहार का चुनाव आने वाला है विधानसभा का, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, एग्जामिनर ने सवाल बनाया है अभी पूछने के लिए, ये सवाल रख सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव आपके सामने है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। बेसिकली पूछा है कि कितने जो NRI मतदाता हैं वो किंग मेकर बन सकते हैं। जो प्रवासी मतदाता कौन होते हैं? जो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पास नागरिकता बिहार की ही है, वो मतदान देने आएंगे। मतदान है। बाहर में जो शिक्षा के लिए रह रहे हैं बच्चे, रोजगार के लिए रह रहे हैं लोग, भाई वो वोट देने तो अपने राज्य में आएंगे ही ना। तो इस बार वही उन्हीं के बारे में बोला है कि जो प्रवासी मतदाता हैं वो किंग मेकर बन सकते हैं। और मान लीजिए उनकी संख्या पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप? बेसिकली जो प्रवासी मतदाता हैं बिहार में वो 3 करोड़ के आसपास हैं। 3 करोड़ मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जो प्रवासी मतदाता हैं, कितने प्रवासी मतदाता? 3 करोड़, वो किंग मेकर बन सकते हैं। प्रवासी दिवस NRI डे कब मनाया जाता है? जब कोई चीज़ पढ़ो तो पूरा पढ़ो, जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो आप तो उसके बारे में पूरा पढ़ो। प्रवासी मतदाता के बारे में पूछा है तो NRI डे जान लीजिए। NRI डे कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? भारत लौटे थे। क्लियर? चलिए कितने किंग मेकर बन सकते हैं मतदाता इस बार? 3 करोड़ प्रवासी मतदाता हैं बिहार में। अब सोच लीजिए क्या स्थिति होने वाली विधानसभा चुनाव की। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए किस यंत्र का? हाई टेम्परेचर वाली चीज़ें क्या होती हैं? भट्टी पे आपने सोने को गलते देखा है? जब सोना गलता है और जब वो सोना गलता है तो उसको जिस ऐसे पकड़ के चिमटी से उठाया जाता है उतना गर्म, क्योंकि उसे कोई टच भी नहीं कर सकता है। तो उसका टेम्परेचर कितना है वो नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए? भट्टी में आप ही सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे वो जो कारीगर हैं वो अपना कारीगिरी दिखाते रहते हैं, वो सोने को मेल्ट करते हैं बहुत ज़्यादा हीट में से, फिर वो निकालते हैं बर्तन को। तो वो जो बर्तन होता है जो फुल हीट होता है, जिसे आम आदमी टच भी नहीं कर सकता हाथ से, उस टेम्परेचर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, पायरोमीटर का। तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? पायरोमीटर का।
याद रखिएगा, पायरोमीटर। क्लियर। कोशिका अंग में से कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है? बेसिकली पूछा गया है कि कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है और कोशिका की गतिविधि को वंशानुगत वर्षों को नियंत्रित करता है। तारांकित चिन्ह, नाभिक, कोशिका द्रव, गोल्गी तंत्र। बताइए, कोशिका विभाजन कौन करता है? वंशानुगत जो डीएनए वगैरह हैं उनको स्थानांतरित करने का क्या काम, किसका काम होता है? तो कोशिका विभाजन में मदद करता है नाभिक। कोशिका विभाजन में क्या मदद करता है? नाभिक। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है बायो में, नो डाउट, और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। कोशिका विभाजन कौन करता है? नाभिक, याद रखिएगा। साइंस और करंट अफेयर्स मैंने इसलिए चुना है क्योंकि बहुत जो पहले टेस्ट कराए गए हैं उसमें स्टैटिक पार्ट भी इंक्लूड है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, साइंस भी इंक्लूड है। लेकिन जीएस में जो ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो इन्हीं दो पार्टों में आ रही हैं, करंट अफेयर्स और साइंस। मुझे लगा कल एग्जाम है, उसके एक दिन पहले मुझे ये वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इससे अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी फंस गए और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस बार नैया पार लग जाए। चलिए, बिहार कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के आधार क्या सीमित किया है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये जरूरी है जानना कि ये सवाल पूछ सकता है कि बिहार गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है। तो याद रखिएगा कि इस बार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में बिहार गवर्नमेंट ने कितने % आरक्षण दिया है? 35%। पूछेगा 25%, 35, 45, 55, तो आपको लगा के आना है कितने % आरक्षण दिया है? 35% आरक्षण मिला है। आधार क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, आयु, शिक्षा, बिहार निवासी, कुपोषण। तो इस बार आधार है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो वहाँ की लोकल निवासी हैं यानी कि मूल निवासी हैं, उन्हीं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाएगा। तो आधार क्या बनाया गया है? आधार बनाया गया है बिहार की निवासी। बिहार का निवासी होना चाहिए, तभी उन्हें 35% आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर जिले में किस पशु के संरक्षण हेतु केंद्र बनाया गया है? बक्सर जिले में किस पशु के संरक्षण हेतु केंद्र बनाया जा रहा है? बाघ, गैंडा, काला हिरण, हाथी। याद रखिएगा कि बक्सर जिले का ये जो पहला ऐसा संरक्षण केंद्र है जो ब्लैक बक यानी कि काले हिरण के लिए बनाया जा रहा है। ब्लैक बक पहला अभ्यारण्य है, ब्लैक बक का। ये कौन सा? बक्सर जिले में बनाया जा रहा है पशु संरक्षण केंद्र। किसके लिए बनाया जा रहा है? काले हिरण यानी कि ब्लैक बक के लिए। तो बक्सर जिले में किस पशु के संरक्षण हेतु केंद्र बनाया जा रहा है? ब्लैक बक यानी कि काले हिरण के लिए। यहीं पे एक गोकुल ग्राम करके भी है, वहाँ पे कई सारी जो मवेशी पशु हैं उनको भी संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। तो बेसिकली बक्सर में क्या हो रहा है? बक्सर में ब्लैक बक के लिए यानी कि काले हिरण के लिए संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। भारत की 23वें कानून आयोग यानी कि लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है, जिन्हें अभी अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया है? बताइए, अभी हुई है अप्रैल 2025 में नियुक्ति, अभी हाल ही फिलहाल में कौन बने हैं लॉ कमीशन के? समय इसलिए ले रही हूं मैं क्योंकि मैंने इनका नाम रिपीट किया है अभी, जब मैंने बताया कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी हैं। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता जी हैं। तब मैंने इनका नाम रिपीट किया था कि अभी हाल ही फिलहाल में लॉ कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, दिनेश माहेश्वरी जी, बी.एस. चौहान जी, या नियुक्ति अभी लंबित है? बताइए। 23rd लॉ कमीशन 23वें कानून आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं दिनेश माहेश्वरी जी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। इनका नाम याद रखिएगा, हाल फिलहाल की नियुक्ति है, सवाल आएगा। क्लियर। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सब तो अभी हाल फिलहाल के इंडेक्सेस हैं, हाल फिलहाल की नियुक्तियां हैं, हाल फिलहाल के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं वो हैं, सब तो है इसमें। तो भारत के जो 23rd लॉ कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी बनाए गए हैं। कभी कभार नियुक्तियों के बारे में एक और चीज़ पूछ लेती है कि नियुक्ति हुई कब है, तो ये डेट याद रखिएगा, अप्रैल 2025 में नियुक्ति हुई। क्लियर। कौन है लॉ कमीशन के अध्यक्ष? दिनेश माहेश्वरी जी। कौन थे नीति आयोग के सीईओ जो अभी बनाए गए? वी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी। और आरबीआई की डिप्टी गवर्नर, कहा था मैंने, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर है, पूनम गुप्ता जी। गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा। प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? प्रोपेन का जो
रासायनिक सूत्र होता है C3H8। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है C3H8। तो वही बोला है कि प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि कितने कार्बन परमाणु दिख रहे हैं आपको। अगर इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C3H8 तो कार्बन परमाणु कितने दिख रहे हैं 3 और हाइड्रोजन परमाणु कितने दिख रहे हैं आपको 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 और 8। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है C3H8 तो कार्बन परमाणु 3 और हाइड्रोजन परमाणु 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रक्रिया करता है और किस गैस को मुक्त करता है। जो दिया गया है उसी को लिख लेना है, रटना नहीं है। बोला है अम्ल, अम्ल ले लीजिए कोई एसिड, HCl ले लीजिए, HCl। अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ क्रिया करता है। कोई धातु ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, धातु है ना जिंक, ले लिया। जब प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त करता है। इसने खुद कहा है कि लवण बनाएगा, लवण बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया ZnCl2, ये Zn है और Cl क्लोरीन के कितने पॉइंट्स 2, Cl2 और कौन सी गैस मुक्त कर रहा है खुद बताइए। क्या इसमें रटने की ज़रूरत है आपको। जो कह रहा है वही लिख देना है कि ये अम्ल है, वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, धातु के साथ क्रिया कर रहा है, जिंक के साथ, लवण बना रहा है ZnCl2 और कौन सी गैस मुक्त हो रही है हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस मुक्त करता है हाइड्रोजन। कभी कभी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी रटने लायक नहीं होती हैं, उन्हें आप नॉर्मल रिएक्शन से भी आप जान सकते हैं। तो अम्ल जब किसके साथ क्रिया कर रहा है धातु के साथ, धातु जिंक है और क्या बना रहा है लवण और हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। चलिए अगला सवाल। 2025 में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कौन सी 2 विदेशी भाषाओं की शिक्षा शुरू की गई है। कौन सी अब 2 विदेशी भाषाएं हैं जो बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे दी जाएंगी उनकी शिक्षा। चीनी भाषा या जापानी भाषा, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन, अरबी और रूसी। इस वजह से ये शुरू किया गया है ताकि जो बिहार के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन फाइट करने के लायक बन सकें। बाहर भी अगर वो जाते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार हो सकें, कम से कम उन्हें वहाँ की लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए। तो बिहार के जो 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन्होंने कौन सी 2 विदेशी भाषाएं शुरू की हैं, फ्रेंच और जर्मन। याद रखिएगा कि बिहार गवर्नमेंट में कौन सी 2 विदेशी भाषाओं को चूज़ किया है शिक्षा के लिए, तो फ्रेंच को चुना है और जर्मन को चुना है। क्लियर। तो फ्रेंच और जर्मन 2 विदेशी भाषाएं हैं जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब पढ़ाया जाएगा बिहार के, फ्रेंच और जर्मन। पटना के हाल ही में कौन सा पहला डॉल्फिन शोध संस्थान लगाया गया, ये अभी मैंने बताया था जब मैंने विक्रमशिला पढ़ाया था। गंगा डॉल्फिन के लिए, समुद्री डॉल्फिन के लिए, नदी डॉल्फिन के लिए, तटीय डॉल्फिन के लिए। पटना में हाल ही में कौन सा एशिया का पहला डॉल्फिन संस्थान, शोध संस्थान लगाया गया, तो वो किसके लिए लगाया गया है, गंगा डॉल्फिन के लिए। और डॉल्फिन किस कैटेगरी में आती है IUCN की, अभी बताया मैंने, क्रिटिकली नहीं, लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड। निर्जलीकरण के दौरान शरीर पर आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। निर्जलीकरण मतलब जब डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में तो कौन सा तत्व जाता है बॉडी से, सोडियम क्लोराइड, शुगर, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट। जब लूज मोशन वगैरह लगते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉडी में किसकी कमी होती, वाटर की कमी होती है। उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए आपको एक घोल दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है। उस ORS के घोल में आप पीछे साइड देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है, NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो जब डिहाइड्रेशन होता है, जब निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है तो बॉडी में पानी के साथ साथ किसकी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की। और जो वो ORS का घोल दिया जाता है वो इसी की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो जब निर्जलीकरण की प्रक्रिया के दौरान शरीर पर किसकी कमी होती है, पानी की और सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। चलिए, एक्सियोम 4 मिशन, आप सबको पता है कि आज 14 जुलाई को लौट के आ चुके हैं कौन, भारत के शुभांशु शुक्ला, जो पायलट के तौर पे गए थे। क्लियर। एक्सियोम 4 मिशन के पायलट कौन थे। एक्सियोम 4 मिशन के बारे में आप सबको पता है कि ये लॉन्च कब हुआ, अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च मिशन है। एक सवाल निश्चित है इससे आना, अभी से मैं बता रही हूँ। ये लॉन्च कब हुआ है, डेट याद रखिएगा, 25 जून 2025 को। 25 जून 2025 को ये लॉन्च हुआ है। अभी कल आ चुके हैं वापस 14 जुलाई को भारत के शुभांशु शुक्ला, जो गए थे पायलट की भूमिका में। तो 14 जुलाई को हो चुकी है इनकी वापसी। क्लियर। एक चीज,
दूसरी चीज, पायलट के फॉर्म में कौन गए थे बताइए? बिल्कुल सही, पायलट के रूप में कौन गए थे? शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन की बात की जाए तो ये क्या था? एक्सियोम 4 मिशन जो लॉन्च किया गया था वो एक निजी कंपनी थी, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी, एक्सियोम स्पेस। कौन सी कंपनी थी? एक्सियोम स्पेस। ये एक निजी यानी कि प्राइवेट कंपनी थी, इस कंपनी ने ये मिशन लॉन्च किया था। और इसमें इसकी सहायता किसने की थी? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने इस पूरे मिशन के लिए रॉकेट उपलब्ध करवाया था। स्पेस एक्स किसका था? किसका है स्पेस एक्स? एलन मस्क का है। तो स्पेस एक्स ने इस मिशन के लिए क्या प्रोवाइड करवाया था? रॉकेट। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो एक्सियोम 4 मिशन है वो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन था। तो याद रखिएगा, एक्सियोम स्पेस प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया था। और स्पेस एक्स ने क्या प्रोवाइड करवाए हैं? रॉकेट्स। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। और भारत से कौन से गए हैं? भारत से कौन गया था इसमें? शुभांशु शुक्ला गए थे भारत से एज अ पायलट। इसका गगनयान मिशन में क्या इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा बताइए? इसका गगनयान मिशन में ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी क्योंकि जब शुभांशु शुक्ला यहाँ से वापस लौट के आएंगे अंतरिक्ष से तो वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, क्योंकि गगनयान मिशन भारत का मानव मिशन होने वाला है। नेक्स्ट चंद्रमा पे अंतरिक्ष में मानव मिशन है। तो जब वो अंतरिक्ष से लौट के आएंगे शुभांशु शुक्ला तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जिसका उपयोग गगनयान मिशन में भी किया जाएगा। क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत हो रही है क्या वहां पे? ओके, तो समझ में आया आपके? चलिए, कब लॉन्च हुआ है एक्सियोम मिशन बताइए? कब लॉन्च हुआ एक्सियोम मिशन? 25 जून 2025 को। पायलट के तौर पे कौन गए हैं? पायलट के तौर पे गए हैं शुभांशु शुक्ला, जो कि भारत से हैं। भारत के साथ साथ और भी 2 देशों के एस्ट्रोनॉट गए हैं, हंगरी और पोलैंड, याद रखना है आपको। और नासा के एक पूर्व एस्ट्रोनॉट हैं, अमेरिका के हैं, वो भी गए थे। तो टोटल 4 लोग गए थे एक्सियोम 4 मिशन में। वापसी कब हुई है इनकी? कल हो गई है, 14 जुलाई को ये वापस आ चुके हैं। ये मिशन भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गगनयान मिशन जो भारत का होने वाला है उसके लिए भी एक्सपीरियंसेस ये शेयर करेंगे। पारसेक किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, आवृत्ति की, कोणीय त्वरण की। जो पारसेक है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी नापने के लिए अंतरिक्ष जो 2 पिंड होते हैं, 2 अंतरिक्ष पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पारसेक का। तो खगोलीय दूरी नापने के लिए किसका उपयोग होता है? पारसेक का उपयोग होता है। क्लियर? तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। 2 आकाशीय पिंड हैं, 2 खगोलीय पिंड हैं, उनके बीच की दूरी अगर नापनी है तो उसके लिए भी पारसेक का उपयोग होता है। और किसी भी प्रकार की खगोलीय दूरी को नापने के लिए पारसेक उपयोग होता है। क्लियर? चलिए, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना कब प्रस्तावित की गई? मखाना बोर्ड इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसका कारण ये है कि इस बार का जो बजट लाया गया है 2025-26 का, उसमें जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। मखाना बोर्ड बनाने का जो बात है वो प्रस्तावित की थी। उससे क्या होगा कि उससे जितने भी मखाना उत्पादित जो कंपनीज हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी और इससे जो मखाना उत्पादित करने वाले जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा। और एक सवाल ये भी बनता है मिथिला मखाना, क्योंकि ये बिहार से ही संबंधित है मिथिला मखाना, तो ये पूछ सकता है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग कब प्रदान किया गया? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया था 2022 में। क्लियर? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला? 2022 में। क्यों मैंने ये सवाल कराया यहाँ पे? क्योंकि इस बार 2025-26 के बजट में मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है, और अगर मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है देन डेफिनेटली मिथिला मखाना पूछ सकता है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग कब मिला? तो ये मिला था 2022 में। क्लियर? याद रखना है आपको। और किस बजट में बात की गई है? 2025-26 के बजट में बात की गई। चलिए, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? कोई धातु है, मान लीजिए, उसका जो ऑक्साइड है जब वो जल से क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? देखिए क्या बनाया उसने। मैंने कहा था कि कभी कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री रटने वाली नहीं होती है, इसे आप नॉर्मल रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। पूछ क्या रहा है? धातु का ऑक्साइड। धातु क्या है? जिंक। धातु क्या है? जिंक। और जिंक, ये जिंक और जिंक का ऑक्साइड, उसकी प्रकृति क्या होती है? जिंक ऑक्साइड को अगर आप पानी में मिला देंगे तो ये क्या बनाएगा? क्षार।
तो कैसी प्रकृति होती है धातु के ऑक्साइड की बताइए? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ या कोई नहीं? तो क्षारीय प्रकृति होती है। धातु हमने इसमें क्या ली थी? जिंक ली थी। और धातु का ऑक्साइड इसमें, इसको हमने पानी में मिला दिया तो ये क्या मिलके आ गया? क्षार बन गया। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। नाइट्रोकैप्ट कंपनी किस देश की है जो फ्लूट प्लैनेट अवार्ड 2025 से सम्मानित हुई है? देखिए, फ्लूट प्लैनेट अवार्ड के बारे में अगर बात करें तो ये दुनिया का 4th नंबर का सबसे बड़ा पर्यावरण का अवार्ड है। 4th नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण का ये अवार्ड है। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया भर का 4th नंबर का पर्यावरण का सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन सा? फूड प्लैनेट अवार्ड 2025। और ये दिया गया है किसे? ये दिया गया है स्वीडन की कंपनी है नाइट्रोकैप्ट कंपनी। तो कंपनी का नाम भी याद रखना है, नाइट्रोकैप्ट कंपनी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इस बार इसने कार्बन एमिशन मतलब जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया है, और इसने जो नवीनीकरण स्रोत होते हैं ऊर्जा के, जिनसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, नवीनीकरण जो स्रोत हैं उनका उपयोग करके इसने अपनी चीजें बनाई हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे सोर्सेज हैं जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित नहीं होता है। इन्हें दोबारा भी रीयूज किया जा सकता है। लंबे समय तक ये ऊर्जा के स्रोत हैं वो टिकाऊ होते हैं। कौन से? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। कौन कौन से? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। क्लियर? तो इस वजह से किस कंपनी को? नाइट्रोकैप्ट कंपनी कहाँ की है? स्वीडन। इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? फूड प्लैनेट अवार्ड 2025। ये अवार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण का पूरे विश्व में 4th नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। क्लियर? तो किस कंपनी को दिया गया है अगर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? नाइट्रोकैप्ट कंपनी। कहाँ की? स्वीडन की। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने यहाँ कार्बन एमिशन भी कम किया है, कार्बन उत्सर्जन कम किया है और नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग किया है। ग्रेफाइट और हीरा क्या है? समस्थानिक, समय, समन्यूट्रॉन अप्रूव। तो आप सबको पता है कि ग्रेफाइट और हीरा किसके अप्रूव है? कार्बन के अप्रूव है। ग्रेफाइट और हीरा क्या है? ये कार्बन के अप्रूव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट और हीरा क्या है? कार्बन के अप्रूव। चलिए अगला सवाल। बिहार में सेब टकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कब हुआ? कहाँ हुआ? सेब टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए, सेब टकरा क्या होता है? ये बेसिकली फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिक्सअप होता है। वॉलीबॉल का मिक्सअप एक गेम होता है और इसे ही कहा जाता है किक बॉल। इसे किक बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये इस साल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए क्योंकि ये बिहार में आयोजित हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत की जो टीम है उसने जापान को हराया है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेब टकरा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? तो सेब टकरा कहाँ हुआ? पटना में आयोजित हुआ है। और सेब टकरा क्या है? इसे बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किक बॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिक्सअप है। क्लियर? चलिए, भारत ने किसको हराया है सेब टकरा में? जापान को हराया है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनस्पति उन्मूलन, अति चराई, पक्षी संख्या में वृद्धि, वन रोपण। मृदा कटाव क्या होता है? बेसिकली मिट्टी का कटाव वो प्रक्रिया होती है जब मिट्टी बंधी हुई नहीं रह पाती है और हवा, पानी के बहाव द्वारा मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। पानी बह के आ रहा है और अगर मिट्टी बंधी नहीं है तो पानी अपने बहाव के साथ मिट्टी के पोषक तत्व भी लेके चला जाएगा। और तो मिट्टी को बांध के कौन रखता है? पेड़ पौधों की जड़ें। ये देखिए, पेड़ पौधों की ये जड़ें, ये पेड़ है, इसकी ये जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को यहाँ बांध के रखती हैं। और चूंकि मिट्टी को बांध के रखती है इसलिए जो मिट्टी का कटाव है वो नहीं होने पाता है। तो मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण करके, ताकि ये जो जड़ें हैं पेड़ पौधे की वो मिट्टी को बांध के रख सकें और उसके पोषक तत्व ना बहने पाएँ। क्लियर? ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत किस राज्य ने की? ग्रामीण क्रिकेट लीग किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आप ही के राज्य द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए ज़रूरी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई है बिहार द्वारा, बिहार क्रिकेट लीग द्वारा शुरू की गई है ग्रामीण क्रिकेट लीग। बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि गांव से जो टैलेंट है उसको लेके आना, गांव के टैलेंट को उभारना। तो इस वजह से ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू की गई है, जिसमें ग्रामीण स्तर पे जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी बनाए जा सकें।
अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा और आभासी। हालांकि ये डिपेंड करता है कि वस्तु रखी किस प्रकार से है, तो उस पर भी जो प्रतिबिंब है वो डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली कैसा बनता है? आभासी और सीधा। लेकिन ये भी याद रखना है कि किस पर डिपेंड करता है? कि वस्तु रखी कैसी गई है। बिहार में 2025 में किस विश्वविद्यालय को नेट जीरो कैंपस मॉडल प्रस्तुत किया गया? बिहार में 2025 में किस विश्वविद्यालय में नेट जीरो कैंपस मॉडल प्रस्तुत किया गया? पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या बिहार विश्वविद्यालय? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है ये सवाल। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार नेट जीरो कैंपस मॉडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा में बना हुआ था। ये मॉडल क्या होता है बेसिकली, कि कोई विश्वविद्यालय जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कैसे कर रहा है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके कि नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करे। मैंने आपको बताया है कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होते हैं जो समाप्त नहीं होते, जिनका रीयूज भी किया जा सकता है और जो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा, नेट जीरो कैंपस मॉडल के अंतर्गत जो कार्बन उत्सर्जन है जिससे हमारे वातावरण को नुकसान होता है वो कौन कम से कम करेगा। तीसरा, जो कचरा प्रबंधन की तकनीक है, जो कैसे वेस्ट जो निकलता है कॉलेजेस से उसको कैसे प्रबंधित करेंगे, उसको ऐसे डंप कर दिया जाएगा कहीं कि उसको उचित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। तो कचरा प्रबंधन, जो कैंपस में जो कचरा प्रबंधन है उसको भी उचित तरीके से करना। तो इस वजह से नेट जीरो कैंपस मॉडल किसमें प्रस्तुत किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया है। और नेट जीरो कैंपस मॉडल क्या है? बेसिकली पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है कि नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग कर रहा है विश्वविद्यालय, अपने कचरा प्रबंधन को बेहतर बना रहा है कि वेस्ट नहीं कर रहा है, कहीं डंप नहीं डाल रहा है और कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है। तो वो कहाँ शुरू किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा। पेडोमीटर, पेडोमीटर है ये, पेडोमीटर। पेडोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च तापमान नापना, वायु दाब मापना, हृदय गति नापना या विद्युत धारा नापना। तो जो पेडोमीटर है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? बेसिकली जो हैंड वॉचेज आ गई हैं आजकल, जिसमें आप अपनी नब्ज है उसके बारे में जान सकते हो, हृदय की धड़कन के बारे में जान सकते हो। तो पेडोमीटर जो उपयोग है उस किस में होता है? हृदय गति को मापने में होता है। तो पेडोमीटर का उपयोग किस में होता है? जो आपकी हार्ट रेट है उसको जानने में, हृदय की गति को नापने के लिए पेडोमीटर का उपयोग होता है। वायु की आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर। सवाल इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि कल आपका पेपर है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपकी नज़र के सामने से होके चले जाएंगे आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है ये। वायु की आर्द्रता को किसके द्वारा नापा जाता है? वायु की आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वो किसके द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा। बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब को। बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब नापता है, याद रखिएगा। थर्मामीटर टेम्परेचर, तापमान नापता है। और ऑक्सीमीटर क्या करता है? आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नापता है और ये हृदय गति नापने का भी काम करता है। तो देख लीजिए, हाइग्रोमीटर क्या नाप रहा है? वायु आर्द्रता को, मतलब वायु में जलवाष्प की मात्रा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है, थर्मामीटर टेम्परेचर को और ऑक्सीमीटर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को नापने का काम करता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? मानव शरीर में जो रक्त का पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45 तक। कितना पीएच होता है मानव शरीर में रक्त का? 7.35 से 7.45 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा 7.4। याद रखिएगा, रक्त में पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। रक्त का पीएच पूछा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 तक। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों के बिखरने के, तारों के वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा, परावर्तन द्वारा, आकाश में तारों की कंपन गति। देखिए, जब तारों का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है, पृथ्वी में डिफरेंट वायुमंडल लेयर्स हैं, तो वो जो प्रकाश है वो विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। और आपको पता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है। और उसी अपवर्तन की घटना के कारण तारे चमचमाते हैं। तारे आकाश में, तारों का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, बीच में बहुत सारी वायुमंडल परतें हैं, उन परतों से होके प्रकाश नीचे आ रहा है,
उन्हीं परतों से होके प्रकाश नीचे आता है। तो विभिन्न जो परतें हैं उनसे होके अगर आ रहा है तो नियम क्या कहता है अपवर्तन का, कि जब प्रकाश एक माध्यम से होके दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती। तो विभिन्न वायुमंडलीय परतें हैं, मतलब एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो अपवर्तन होना तय है। तो उसी अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर। 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया? रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है इस बार बताइए? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। रायसीना डायलॉग बेसिकली जो भारत के साथ साथ जो अन्य जो विदेशी कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे होती हैं, जो भी भविष्य में चर्चाएं हैं, जो भी भविष्य में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, इनके बारे में चर्चा होती है। तो इस बार का रायसीना डायलॉग किस नंबर का था? 10वें नंबर का था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। तो रायसीना डायलॉग का संस्करण कौन सा था वो याद रखना है आपको। इस बार का 10वां संस्करण था और आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। क्लियर। चलिए, भारत से हाल ही में किसे 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि किसे हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया है? अर्जुन प्रधान, बानू मुश्ताक, दीपा मुसहरा, गीता जोगी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंग्लिश में दिया जाता है और यूके में प्रकाशित किसी भी कृति को। इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है बानू मुश्ताक को, दूसरी भारतीय हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। इनकी रचना कौन सी है? रचना पूछेगा, रचना का नाम याद रखना है आपको, हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प के लिए मिला है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है भानु भश्ती ने। मैं नहीं बता रही, इसको आप बताएंगे, क्योंकि ये सवाल, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने ये सवाल करवाया है किसी टेस्ट में, मैंने ये सवाल करवाया है। ये सवाल मैंने करवाया है आपको। अब आप बताइए, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। हालांकि मैंने मुंह से नाम बोल ही दिया, लेकिन चलिए ठीक है, शायद आप नहीं सुन पाए। तो बताइए कि किसने इनकी जो कृति है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प किस लैंग्वेज में लिखी गई है? कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये कन्नड़ की पहली कृति है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे? बानू मुश्ताक को, हार्ट लैम्प के लिए। ये कन्नड़ की पहली कृति है। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था ये आप बताएंगे मुझे। जिंजी किले को कौन से सम्राट ने मजबूत किले के रूप में विकसित किया? आप सबको पता है कि जिंजी किले को मैंने बताया कि अभी 2 दिन पहले यूनेस्को साइट घोषित किया गया है। और मैंने बताया था है कहाँ ये जिंजी किला? तमिलनाडु के विल्लुपुरम में। कहाँ है? तमिलनाडु के विल्लुपुरम में है। और इसको मैंने आपको बताया था कि इसे मजबूत करने का काम किसने किया था? विजयनगर शासक ने। इसको मजबूत करने का कार्य किसने किया था? विजयनगर शासक ने। जिंजी किला पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अभी ही बहुत करंट का सवाल है ये। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर ह्यूमरस रेडियस टिबिया। आप सबको पता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जिसे बोलते हैं जांघ की हड्डी। क्या बोलते हैं? जांघ की हड्डी, फीमर। क्लियर। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। एक्सियोम 4 मिशन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? मैंने बताया था कि एक्सियोम 4 मिशन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। इसरो, नासा, एक्सियोम स्पेस, स्पेस एक्स या ESA? एक्सियोम 4 मिशन एक निजी प्राइवेट कंपनी एक्सियोम स्पेस का मिशन था और इसमें इसकी सहायता की थी स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का है। और इसी स्पेस एक्स ने रॉकेट प्रोवाइड करवाया था। तो एक्सियोम स्पेस क्या है? एक निजी प्राइवेट कंपनी है और स्पेस एक्स ने क्या प्रोवाइड करवाया? रॉकेट प्रोवाइड करवाया। क्लियर। चलिए, अगला सवाल, कब लॉन्च हुआ एक्सियोम 4? 25 जून 2025। यह मिशन क्यों ऐतिहासिक था? भारत का पहला मानव मिशन है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष उड़ान है, भारत का दूसरी बार मानव भेजना है अंतरिक्ष पे, या भारत का पहला चांद मिशन। तो आपको पता है कि 1984 में पहले भारत के नागरिक कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? बिल्कुल सही, राकेश शर्मा। 1984 में कौन गए थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। उसके बाद दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। तो भारत का दूसरी बार अंतरिक्ष में मानव भेजना था 1984 के बाद। और 1984 में कौन गए थे? राकेश शर्मा गए थे। क्लियर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी बताइए। पूछता है ना मोर का वैज्ञानिक नाम। मोर का वैज्ञानिक नाम है पैवो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवो क्रिस्टेटस। याद रखना है आपको। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है?
टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है। जैसे 2019 में ग्रेटा थुनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, इसी तरह 2024 में भी किसी एक व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए शायद इस बार ये सवाल पूछ ले। टेलर स्विफ्ट, जेलेंस्की, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। तो 2024 के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी अमेरिकी चुनाव में वापसी के कारण। हालांकि इतने महान व्यक्तित्व नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन पता नहीं टाइम मैगजीन ने क्यों इन्हें चुना। तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना गया है 2024 में? डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग यही सोचेंगे कि इन्हें क्यों चुना जाएगा, लेकिन इन्हें ही चुना गया है। इस वजह से ये सवाल आ सकता है, याद रखिएगा। पर्सन ऑफ द ईयर ऑफ 2024 डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ से आपके सवाल कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि करंट अफेयर्स और साइंस के जितने इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे मैंने करवा दिए हैं आपको। बस कल का समय है, कल से पेपर चालू है। कल से देखते हैं कि जितने टेस्ट हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, और आप फिर बताइएगा। तो बस अनुरोध है कि जिन्होंने सीरीज़ नहीं देखी है बिहार पुलिस की, 7 से 8 टेस्ट हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एग्जाम डायरी का यूट्यूब चैनल खोलिएगा, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है, उसमें बिहार पुलिस की अलग से सीरीज़ है। उस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ आपको देख लेने हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और जल्दी ही अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। नमस्कार।